दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप कतर में शुरू हो चुका है, लेकिन ये कोई आम बात नहीं है। कतर वो देश था जिसके पास आज से कुछ साल पहले ना तो कोई अच्छा स्टेडियम था और ना ही इतनी कोई स्ट्रॉन्ग फेडरेशन थी कि उन्हें वर्ल्ड कप के होस्ट के रूप में एक्सेप्ट किया जाता। लेकिन उन्हें फिर भी किया गया। इसके पीछे बहुत सारा करप्शन शामिल था, जिसने इस इवेंट को दुनिया के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल के रूप में हाईलाइट किया था। कतर ने कैसे किया ये सब और ये पूरा मामला क्या है, आज जानेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर कतर ने कदम उठाई क्यों। कतर वो देश है जिसकी जीडीपी इस वक्त $100 बिलियन के करीब है, जबकि उनका एक साल का बजट 50 से 55 बिलियन का होता है। यानी जितना पैसा कतर को एक साल में चाहिए उससे डबल कमाता है। और इसी वजह से कतर एक काफी अमीर देश है। लेकिन बाकी मिडिल ईस्ट कंट्री की तरह कतर को भी ये मालूम है कि ज्यादा दिनों तक तेल बेचकर वो अपनी इकोनॉमी को नहीं चला सकते, इसलिए वो भी दुबई की तरफ टूरिज्म और बाकी चीजों पर फोकस करने लगे हैं। ऐसे में उन्हें लगा कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए सबसे आसान रास्ता है फुटबॉल। रूस में हुए पिछले वर्ल्ड कप की टोटल व्यूअरशिप 3.6 बिलियन थी, यानी कि दुनिया की आधी जनसंख्या ने वर्ल्ड कप देखा था। और इस बार ये उम्मीद की जा रही थी कि ये व्यूअरशिप 5 बिलियन तक भी पहुंच सकती है। 12 लाख लोग तो सिर्फ इन मैचेस को लाइव देखने के लिए कतर पहुंच चुके हैं, जो दर्शाता है कि कतर का मूव काम तो कर गया है। अब आते हैं करप्शन पर। जब कतर वर्ल्ड कप की होस्टिंग के लिए बिड कर रहा था, तब उसके खिलाफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसे देश भी बिड कर रहे थे। और ये बहुत ही नेचुरल था कि कतर की जगह इन देशों को होस्टिंग मिल जाएगी, क्योंकि कतर के पास ना तो स्टेडियम है और ना ही वहां पर ऐसी कंडीशंस हैं कि इतनी गर्मी में प्लेयर्स वहां पर खेल पाए। यहीं पर कतर ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया। फीफा में होस्ट डिसाइड करने के लिए 24 लोग वोट डालते हैं, जो दुनिया भर के 211 देशों की 6 कन्फेडरेशन से आते हैं। कतर का प्लान सिंपल था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खरीद कर अपनी तरफ कर लो। मजेदार बात यह है कि 2010 में जब इसके लिए वोटिंग हुई तब 22 लोगों ने वोट डाला, क्योंकि 2 लोग पहले से एक स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेते पकड़े गए थे, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। खैर, सबसे पहले वोट खरीदने के लिए कतर ने अफ्रीकन फुटबॉल एग्जीक्यूटिव को पैसा खिलाना शुरू किया। यहाँ के 3 मेंबर्स को उन्होंने $10 लाख की पेशकश की, और बाद में जब वो नहीं माने तो डील $15 लाख में जाकर क्लोज हुई और वोट इनके पास आ गए। इसके बाद तो कतर के हौसले इतने बढ़ गए कि उन्होंने अलग अलग देशों की सरकारों को रिश्वत खिलानी शुरू कर दी। कि वोटिंग से सिर्फ कुछ दिन पहले ही कतर ने थाईलैंड के साथ सस्ते दाम पर तेल बेचने की डील साइन कर ली, जिससे यहाँ का वोट भी कतर का हो गया। इसके बाद कतर के अमीर ब्राजील गए, जो प्रेसिडेंट लूला से मिले, और खबर आई कि अब कतर एयरवेज ब्राजील तक डेली 3 फ्लाइट की सर्विस शुरू कर देगा। और इसके साथ साथ वो ब्राजील में कई तरह के इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। इसके बाद भैया यहाँ भी उनका काम बन गया। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था यूईएफए नाम की कन्फेडरेशन को अपनी जेब में करना, क्योंकि इसमें रूस, फ्रांस और बाकी कई यूरोपियन देशों के मेंबर शामिल थे, और इसी में सबसे ज्यादा मेंबर्स भी थे। इसके बाद खबर सामने आती है कि यूईएफए के प्रेसिडेंट, फ्रांस के प्रेसिडेंट और कतर के अमीर के बेटे के बीच में एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग के बाद एयरबस जैसी कंपनीज के साथ कतर काफी महंगी डील साइन कर लेता है। कतर ने तो उनसे कई बिलियन डॉलर्स के राफेल जेट्स भी खरीद लिए और फ्रांस की फुटबॉल टीम के टीवी राइट्स को भी काफी ऊंचे दाम पर खरीदा। उस वक्त फ्रांस के लिए भी जरूरी था, क्योंकि फ्रांस तब एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। इसके बाद एक और न्यूज लीक होती है और एक वोटिंग मेंबर ने अपनी जमीन मार्केट रेट से कई ज्यादा दाम पर कतर को बेच दिए। ये भी एक लीगल तरीका था करप्शन करने का। ऐसे करते हुए कतर ने अपने हक में 22 वोट्स जुटा लिए थे। आपको ये बता दें कि कतर को होस्टिंग के राइट्स मिलने के बाद से अब तक इन 24 लोगों में से 2 को डिस्क्वालीफाई और 16 मेंबर्स को फीफा में बैन कर दिया गया, क्योंकि करप्शन की खबरें सामने आ गई थी। हालांकि तब भी उन्होंने कतर से होस्टिंग के राइट्स वापस नहीं लिए। ये वो राइट्स वापस लेते भी कैसे, आखिर कतर फीफा पर इतना नोट जो बरसा रहा है। अब रूस ने पिछली बार वर्ल्ड कप होस्ट किया था, तब उन्होंने पूरे इवेंट पर $12 बिलियन खर्च किए थे। इससे पहले जब ब्राजील को होस्टिंग मिली थी तो उन्होंने $15 बिलियन खर्च किए थे। लेकिन कतर ने इस पूरे इवेंट के लिए $229 बिलियन खर्च किए हैं, जो अंबानी और अडानी के टोटल नेटवर्थ से भी ज्यादा है। कतर ने इस पैसे का इस्तेमाल अपने पूरे देश को ही ट्रांसफॉर्म करने में लगा दिया है। उन्होंने 7 नए एयर कंडीशन स्टेडियम बनवाए, साथ ही 100 से ज्यादा होटल्स और एक नया एयरपोर्ट और एक मेट्रो नेटवर्क भी उनको इसके लिए बनवाना पड़ा। लेकिन सिर्फ करप्शन की वजह से ये वर्ल्ड कप इस कंट्रोवर्सी से नहीं गिरा हुआ है, बल्कि बात और भी ज्यादा बड़ी है। सोचिए, जितना कुछ कतर ने किया है ना, उसके लिए उनके पास सिर्फ 12 साल का वक्त था
और इसी वजह से उन्हें 30,000 से भी ज्यादा वर्कर्स की जरूरत थी, जो 50 से 55 डिग्री सेल्सियस की तपती गर्मी में घंटों लगातार काम करते रहे। इसके लिए उन्होंने इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों से वर्कर्स को अपने यहाँ बुलाना शुरू किया। और यहीं से शुरू होती है अगली कंट्रोवर्सी। कतर पर यह इल्जाम आया कि इन वर्कर्स को कतर ने बिल्कुल गुलामों की तरह ट्रीट किया है। उन्हें शहर से दूर इंडस्ट्रियल एरिया में कर दिए गए। एक एक रूम में 8 से 10 लोगों को ठूस ठूस कर रखा गया। किचन से लेकर बाथरूम तक सभी जगहों की हालत बहुत खराब थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इन लोगों को ये काम छोड़कर जाने की इजाज़त भी नहीं थी। कतर ने कफाला सिस्टम के तहत इन्हें रिक्रूट किया था, जिसमें गरीब देशों से पहले लोगों को लेकर आते हैं और यहाँ लाने के लिए भी 2 से 3 लाख रुपए की रिक्रूटिंग फीस लेते हैं। जो आदमी पहले ही गरीब है वो ज़्यादा कमाई की आस लेकर एक लोन ले लेता है और ये फीस भी भर देता है। और अब यहाँ वो फंस जाता है, क्योंकि कतर आने के लिए उसने इतना पैसा उधार ले लिया है कि उधार चुकाने के लिए उसे यहाँ काम करना ही पड़ेगा। अगर वो फिर भी काम ना करना चाहे तो उसे जॉब छोड़ने या फिर जॉब बदलने के लिए भी अपने एजेंट की रिटर्न परमिशन चाहिए होगी। और अगर वो परमिशन नहीं देगा तो उसके बाद वापस घर लौटने का ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि कतर पहुंचते इन लोगों के पासपोर्ट को ये एजेंट अपने पास रख लेते हैं। इसके साथ साथ ये एजेंट्स इन लोगों को कई महीनों तक तनख्वाह भी नहीं देते थे, जिस वजह से वर्कर्स और भी ज़्यादा मुश्किल स्थिति में होते थे कि अगर अभी जॉब छोड़कर चले जाएंगे तो उनका जो पैसा उन्होंने अब तक कमाया उन्हें वो भी नहीं मिलेगा, जिस वजह से लोग ना चाहते हुए वहाँ तपती गर्मी में काम कर रहे थे। इसी वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मौत भी हो गई, लेकिन कतर की सरकार ने कभी माना ही नहीं कि उनकी मौत काम करने की वजह से हुई है। ऐसा इसलिए ताकि उन्हें उनके परिवारों को पैसा ना देना पड़े। कतर में मरे हुए वर्कर्स की मौत का कारण हमेशा ही नेचुरल कॉजेज या फिर किसी तरह के हार्ट फेलियर को बता दिया जाता था, और इन बॉडीज़ को कभी पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा जाता था। जो लोग इन स्टेडियम्स को बनाकर वापस लौटे हैं उनके इंटरव्यूज इस वक्त इंटरनेट पर हर जगह हैं। 2 महिना त मागेर खायो हजुर। अहिलेसम्म हाम्रो छोरा त्यो बेर 1 रुपियाँ पनि पठाएन। हामी यस्तो दुःख काटेर बसिरहेछ हजुर। और जिस हिसाब से वो वहाँ की वर्किंग कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, वो किसी को भी कतर के खिलाफ गुस्से से भर देगा। यही वजह है कि आजकल कई लोग कतर के इस वर्ल्ड कप का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन फीफा और कतर अभी भी बेशर्म बने हुए हैं और ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने लोगों का शोषण किया है। कतर का पहला मैच इक्वाडोर के साथ था, और इस मैच से पहले भी ये खबर आई कि कतर ने इक्वाडोर की फुटबॉल टीम को भी पैसे खिलाने की कोशिश की थी ताकि कतर मैच जीत जाए, लेकिन ये न्यूज़ सही वक्त पर बाहर आ गई और कतर ये मैच 2-0 से हार भी गई। आपको क्या लगता है, क्या इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भी कतर जैसे देश को आने वाले वक्त में किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट की होस्टिंग देनी चाहिए? अपनी राय में कमेंट में ज़रूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।